नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं अंकित सोनी। आज उस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछले टॉपिक्स में अपन ने ये पढ़ा था कि यार एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, चाल और वेग में क्या फर्क होता है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि में क्या अंतर होता है। फिर अपन ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे थे कि क्या जो औसत चाल होती है औसत वेग के बराबर हो सकता है, क्या ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग में कोई अंतर होता है। तो इस तरीके के सवाल अपन ने ढूंढे थे और उनका आंसर अपन ने लिया था। आज अपन जो ताक्षणिक चाल और जो ताक्षणिक वेग था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले अपन को कुछ चीजें सीखनी है, जैसे अवकलन हो गया और समाकलन हो गया। तो अभी उस को शुरू करते हैं अपन और अवकलन को शुरू करते हैं कि अवकलन क्या होता है और किस तरीके से एक अवकलन को निकाला जाता है, किसी का अवकलन किस प्रकार से लिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारे अवकलन टॉपिक से, यानी डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि यार एक डिफरेंशिएशन है कैसा होता है। मान लो आपके पास एक ये ग्राफ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और आपको क्या करना है, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ दे रखा। ठीक है, मान लो ये जो वाई एक्सिस है आपकी उसके अंदर आपकी वेलोसिटी दे रखी है या फिर डिस्टेंस दे रखी है, और यहाँ पे आपका टाइम दे रखा है। यहाँ आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ आपके पास टाइम हो गया। ठीक है, तो ये एक आपको ग्राफ दे रखा है, इस तरीके का ग्राफ। मान लो आपको किसी एक पॉइंट पर मैंने बोला कि यार 3 सेकंड पर मुझे वेलोसिटी बता दीजिए, 3 सेकंड पर मुझे वेलोसिटी बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा कि 3 सेकंड के अंदर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स है, बट मुझे तो वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी आपको पता है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर मैं देखूंगा दूरी तो है मेरे पास कितनी, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो, और टाइम यहाँ पर नीचे देख लूंगा 3 सेकंड। तो ये अपन ये कर दूंगा, लेकिन ऐसे फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व है, अपन को इंस्टेंटेनियस से अब पता नहीं है ना कि यार ये कर्व कहाँ से किधर से कैसे क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जुगाड़ है अपने पास, वो क्या है, अवकलन। हम इस पॉइंट के ऊपर क्या निकाल लेते हैं, एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट के ऊपर अपन क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं किसी भी एक कर्व का। मतलब इसकी मेरे को एक इक्वेशन दे रखी होगी, एक समीकरण दे रखी होगी सवाल के अंदर कि यार इस तरीके से है ना, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर समय के ऊपर क्या निकाल लूंगा, उसका अवकलन निकाल लूंगा। और समय पूछ लेगा कि भैया 2 सेकंड में बताओ या 3 सेकंड के ऊपर उसका वेलोसिटी बताओ या वेग बताओ, तो आप बता सकते हो उसमें। ठीक है, तो सिंपल सी, जब भी आप मान लो आपने अवकलन किया, मान लो इस पॉइंट पे अवकलन किया, तो वो इसके ऊपर मुझे क्या देगा, एक स्पर्श रेखा देगा। और उस स्पर्श रेखा की जो ये स्लोप होती है थीटा, इसको अपन टेन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो टेन थीटा होगी इसका, वो क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी। और ये जो स्लोप होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, इसका वेग कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्पेशल वेग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये समय है। जब डिस्प्लेसमेंट का समय में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वेग आने वाला है, तो इसीलिए मैंने वहां पे वेग लिखा है। जरूर नहीं है ये वेग हो, स्लोप बस ये जरूर है कि ये जो निकाली है ये tan थीटा होगा, वो स्लोप होगा हर किसी ग्राफ पे। लेकिन स्लोप को वेग बोलेंगे ऐसा नहीं है, ये केवल एक्स और टी ग्राफ के लिए है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समय ग्राफ बोल सकते हो आप इसको। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dx बाय dt। मतलब आपने क्या किया, ये x के रूप में आपको क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। मतलब x की वैल्यू आपको कुछ भी दे देगा, x की वैल्यू दे देगा, मान लो 2t+3 आ गई आपके पास। और आपसे फिर बोलेगा कि है ना t बराबर 3 सेकंड के ऊपर या t बराबर 2 सेकंड के ऊपर आप इसका है ना वेग बता दीजिए। तो अपन यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद जो भी समय आएगा उस समय की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अपने सवाल बनते हैं। अच्छा, ये dx बाई dt बना कैसे वो भी समझा देता हूं मैं। कई बार क्या होता है कि अपन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जनरली। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर एक, अगर इसको मैं जूम करूँ तो मुझे ये वाला जो पॉइंट होगा ना, एक लाइन एक ट्राइंगल के रूप में दिखेगा ये वाला पॉइंट। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो, तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लाइन छोटी सी पॉइंट्स।
तो मान लो कि ये यहाँ से ये जो पॉइंट जा रहा है मेरे पास, ये एक्सेस एक्सेस की तरफ जाएगा और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास मान लो x2 है और ये वाला पॉइंट मान लो मेरे पास x1 है। तो यहाँ पर समय भी अलग अलग होगा, ये होगा t2, ये होगा मान लो t1। ठीक है, वैसे देखने पर तो एक पर्टिकुलर समय लग रहा था, लेकिन इसी को जूम करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा मुझे। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे पास, ये मान लो x2 में से देखो टोटल कितनी है x2, उसमें से मैं x1 माइनस कर दूंगा, मतलब ये टोटल जो है वो x2 है और ये है मेरे पास x1, x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, x2 में से x1 में माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। और ये टोटल है मेरे पास t2 और इतना है मेरे पास t1, तो मैं क्या करूंगा, t2 में से t1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए था, देखो यहाँ की स्लोप चाहिए थी, tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं क्या बोलूंगा कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी लंब बटे आधार, तो आधार हो जाएगा मेरे पास t2 माइनस t1। ठीक है, अब गौरतलब बात ये है कि x2 और x1 लगभग इतने पास पास है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, तो किसी भी छोटी मतलब अब इसको मैं क्या डेल्टा x बोल सकता हूँ, क्या ये डिफरेंस नहीं है x का, फाइनल माइनस इनिशियल का, इसको मैं क्या डेल्टा t बोल सकता हूँ, लेकिन ये डिफरेंस बहुत छोटा है। जब ये डिफरेंस बहुत छोटा होता है तो इसी को अपन d लिख देते हैं, स्मॉल d, इसका मतलब होता है थोड़ा सा रेंज है, मतलब थोड़ी बहुत वैल्यूज है उसकी, लेकिन d का मतलब है पर्टिकुलर उस इंस्टेंट टाइम के ऊपर, मतलब t की वैल्यू ऐसे मान लो 0.0002 सेकंड के ऊपर, या जितना आप सोच सकते हो, जितनी कम वैल्यू समय की सोच सकते हो उतने समय के लिए वो वाली वैल्यूज है, तो इसको अपन लिख सकते हैं dx बाय dt। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करके दी, या फिर आप सीधा समझ लो x में आपको एक ग्राफ दे रखा होगा, ग्राफ से फिर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी, जो स्लोप होगी वो हो सकता है वेग को दिखाए, वो हो सकता है त्वरण को दिखाए, तो डिपेंड करता है कि यार ये कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से होते हैं, या अवकलन के कुछ एक दो मेथड जो हमारे सवालों में यूज होने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपन आगे का। ठीक है, तो पहला मेथड देख लेते हैं अपन अवकलन का, मेथड नंबर 1। सबसे पहले अवकलन, अच्छा किसी में भी अवकलन करेंगे तो वहां पर आपको dx बाई dt या कुछ भी दिखेगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा, ये बात ध्यान में रखना आपके पास, यहाँ पे जो ये t लिखा हुआ है मतलब यही मेरे पास वेरिएबल है, इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। d बाई dt जहां लग जाए वहां उसका अंदर जो लिखा है उसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, सिंपल। तो यहाँ पर मान लो t की पावर n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t की पावर n लिखा हुआ है, और मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना। तो मैं क्या करूंगा, n को तो मैं बाहर ले आऊंगा और क्या करूंगा, t में से n में से -1 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल अवकलन हो जाएगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी फॉर्मूले का होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। दूसरा जो ज्यादातर फॉर्मूले जो यूज आते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो है साइन एक्स। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन एक्स का जब भी अवकलन करते हैं तो आंसर आता है मेरे पास cos x। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं cos x का अवकलन करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का साइन एक्स। तो इस तरीके से आप अवकलन कर सकते हो। अच्छा, अवकलन के आपको देख लेते कि सर आपने इतनी देर अवकलन क्यों पढ़ाया हमें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है जो अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लो आपके पास एक सवाल आता है कि किसी वस्तु की जो दूरी है या जो वस्तु का विस्थापन है वो दिया जाता है, मान लो s बराबर में 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, और आपसे इसे बोला जाता है कि t बराबर 2 सेकंड पर उसकी वेग बता दीजिए। तो यहाँ पर मतलब देखो, यहाँ पर जो भी विस्थापन होगा वो आपके समय के डोमेन में दिया जाएगा, और आपसे किसी एक पर्टिकुलर समय पर उसकी वैल्यू पूछेगा कि भैया कितनी वैल्यू होगी वेलोसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान में होगा कि जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो उसका अवकलन अगर समय के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वेग आएगा, आपको याद रखना है। तो अभी मैं इसका अवकलन करता हूँ और अवकलन करूंगा तो ds बाई dt, भाई s का करना है, एस की जगह रख दो, एस की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 2t स्क्वायर
प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डी बाई डी टी जो होता है ना, ये प्लस माइनस जो होता है ना, ये डी बाई डी टी इससे भी मल्टीप्लाई होता है, डी बाई डी टी इससे भी और इससे भी। तो मुझे मतलब इसका अलग अवकलन करना है, इसका अलग करना है और इसका अलग करना है। सबसे पहले डी बाई डी टी को इधर लेके जाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर के पास जाएगा। तो अब ध्यान में रखना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको अपन बाहर ले लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये जो 2 है ना, जो वो है मेरे पास वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो 2 है ना मेरे पास वो कांस्टेंट वैल्यू, तो मेरा वो आ जाएगा बाहर, ठीक है। और जो t है वो वेरिएबल है, तो उसका मैं क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो 2 मैंने बाहर लिया। अच्छा, ये देखो टी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब t की पावर n का एक रूप है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो t की पावर n होती है उसका अवकलन कैसे होता है, n बाहर ले लेते हैं, t n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन पहले। तो ये आपके पास 2 बाहर आ गया। अब देखो टी स्क्वायर क्या करेंगे, तो 2 बाहर, भाई n बाहर, t और 2 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था ना, t की पावर n माइनस 1, जो भी n है वो n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तो 3 को तो बाहर ले लो आप। यहाँ t की पावर कितनी है, 1, तो 1 बाहर लेंगे, फिर t आएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखो t की पावर 0 मानेंगे, यहाँ पे देखो t की कोई भी पावर अगर वहां पे लिखा हुआ नहीं है तो t की पावर 0 हो जाएगा। अब t की पावर 0 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हो कि यहाँ पर t की पावर 0 थी, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे मान लो कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, उसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0। वहां पर मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर दो, तो फॉर्मूले से करवा देते हैं अपन कि भैया 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, फिर t की पावर 0 लिखा हुआ है, t की पावर n है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई पहले 0, फिर t, फिर 0 माइनस 1। अब देखो 0 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 0 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन आप ध्यान रखिए जब भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए और उसका मुझे अवकलन करना है तो वैल्यू कितना रखूंगा मैं, वापस 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन आगे। ये हो जाएगा 4, 2 टू 4, और ये हो जाएगा 4t, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा t की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब अभी समझाया मैंने, t की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा, तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3, बाकी ये 0, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 0। ये क्या है, ये आपके पास ये वेलोसिटी आई है, और ये वेलोसिटी कैसी है, इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि मैंने बताया dt का मतलब क्या होता है, एक छोटे से समय के लिए। और अब मैंने क्या बोला था, ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर समय पर जो अपन गाड़ी चला रहे थे, तो बोला भाई, फोन आया था घर वालों का, वो बोलते तो भाई कितने की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो वो बता देते 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, या फिर 60 की किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उस समय मैं बताता हूँ। तो वो जो होता है ना पर्टिकुलर समय के ऊपर, वो यही है। अभी मुझे कितने सेकंड पर पूछा उसने, 2 सेकंड पर, तो टी की जगह 2 रख दो भाई। वेलोसिटी टी के रेस्पेक्ट में मेरे पास आई गई ना, मतलब कि यार टी के साथ में, या टी के डोमेन में मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 4t प्लस 3। अब टी की वैल्यू रखते जाओ भैया, आपको 2 सेकंड पे चाहिए तो टी की वैल्यू 2 सेकंड रख दो, टी की वैल्यू अगर 3 सेकंड पर चाहिए तो 3 सेकंड पर रख दो। चलिए तो मैं 2 सेकंड पे निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू, और सॉल्व करते हैं। 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3, यानी 11 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो आसानी तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि भैया आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और आपको अगर उससे वेग निकालना है तो आप टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट का अवकलन कर दो। यानी आप यहाँ साइड में लिख लेते अपन क्या, कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको अगर वेग चाहिए तो आप क्या कर दो, इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी कि मुझे अवकलन करना है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसके आगे का प्रोसेस भी देख लीजिए कि भैया डिस्प्लेसमेंट था, मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। मान लो मुझे इससे एक्सेलरेशन चाहिए, अभी एक्सेलरेशन समझाने वाला हूं मैं क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए समझ लो कि एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, अब इस v का अवकलन कर दूंगा, ठीक है। तो v का अवकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज थी कि यार डिस्प्लेसमेंट था यानी विस्थापन था, विस्थापन का अवकलन वेग है, वेग का अवकलन
त्वरण है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास चीजें आ जाती है। और जो अवकलन करने का मेथड वो सिंपल है, टी की पावर एन के यहाँ आते हैं ज्यादातर सवाल, बाकी नहीं पूछे जाते हैं। टी की पावर एन का सिंपल एन टी की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए एक सवाल देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन और उसके अंदर देखते हैं यार। ठीक है, तो सवाल आया आपके पास एस इक्वल्स टू मान लो 4t³ प्लस 2t² प्लस 4t, और आपसे बोला गया कि t बराबर 1 सेकंड पर मुझे वेग बता दीजिए। तो करना क्या है, सिंपल अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए वही d/dt लगा देंगे, किस पे, s का अवकलन करना है मुझे। तो s की जगह s वो लिख दीजिए, यह आ जाएगा 4t³ प्लस 2t² प्लस 4t। अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, 4t³ का, देखो 4 तो बाहर रह गई, 3t³ का करूंगा तो 3 बाहर, ये क्या बचेगा t²। भाई 3 में से -1 करूंगा तो t² बच जाएगा सिंपल, प्लस अब ये 2 बाहर, t² को क्या करूंगा, 2 यहाँ करूंगा, t यहाँ करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, t की पावर 1, तो मैं केवल 2t लिख दूं सिंपल। फिर आ जाएगा मेरे पास 4 तो बाहर है ही, t की पावर 1 तो 1 बाहर हो जाएगा, और हो जाएगा ये t की पावर 1 - 1 यानी t की पावर 0। ठीक है, तो आंसर मेरे पास फाइनल कितना हुआ है, ये हो जाएगा 12t² प्लस ये हो जाएगा 4t, और सिंपल ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4। t की पावर 0 को वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर t की जगह 1 रखूंगा, क्योंकि मेरे को वेग पूछा है वो 1 सेकंड पर पूछा है, इस पर मुझे वेग पूछा है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 12 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 16 और 4 20, 20 मीटर पर सेकेंड में बस क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। तो आपको अवकलन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अवकलन का इस्तेमाल अपन यूज किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सिंपल एक t की पावर n का या sin x या cos x का अवकलन ज्यादातर आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। बाकी जो आएंगे वो अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है तो उसमें और log x का, x का और भी चीजें आती है, तो वो अपन साथ के साथ देखते रहेंगे कि अवकलन किस तरीके से होता है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार अवकलन से किस तरीके से मैं, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे दे तो किसी एक पर्टिकुलर समय के ऊपर मैं अगर मेरा वेग निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिकॉल करते हैं उसे, अपने पुराने टॉपिक को, और आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि यार मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए टाइम के फंक्शन में, ये एस टी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन के अंदर, तो मैं अगर उसका अवकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, और वेग का अवकलन कर दूंगा तो त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण का मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, वो भी समझ लीजिए कि क्या, जैसे अभी अपन ने वो tan थीटा निकाला था, याद है पीछे पीछे tan थीटा अपन ने निकाला था x2 - x1/t2 - t1, और मैंने एक बात बोली थी कि भैया ये अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो x2 - x1 एक छोटी सी वैल्यू आएगी, छोटी सी वैल्यू के लिए अपन ने dx निकाला, उसका अंतर जो लिखा था वो कितना लिखा था dx, वरना मैं डेल्टा x लिखता। चलो अगर मान लो ये अंतर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब डेल्टा x उसको मैं बात करता हूँ और उसको डेल्टा t बात करता हूँ, तो यहाँ पर है तो ये भी वेलोसिटी, क्योंकि निकल तो वेलोसिटी रही है ना, लेकिन जब भी डेल्टा लग जाएगा तो ये इस वेलोसिटी को मैं बोलूंगा एवरेज, इंस्टेंटेनियस नहीं बोलूंगा। इंस्टेंटेनियस तो तब बोलूंगा जब मैं किसी एक अवकलन करके, मतलब छोटी सी वैल्यू से, एकदम पर्टिकुलर छोटी सी वैल्यू के लिए निकालूंगा, वरना अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं डेल्टा x बाई डेल्टा t निकालूंगा। मतलब ऊपर वाला, जैसे मान लो ये सवाल ऐसे होता, ऐसे नहीं होता, ये सवाल ऐसे होता कि s बराबर तो 3t² प्लस 2t + 1 दिया हुआ है, और आपसे ऐसे बोलता है कि यार t बराबर 1 सेकंड के ऊपर वेग निकालिए, तो सिंपल आप क्या करते, अवकलन करते और t की जगह 1 रख देते और आंसर आपके पास वेग का आ जाता। लेकिन आपसे ऐसे बोला गया कि t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का वेग कितना है, 2 सेकंड से कितने सेकंड का, 4 सेकंड के बीच का। तो आपको क्या दे दी, एक रेंज दे दी। तो इस समय जो वेग निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई, 2 सेकंड में तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको रेंज में पूछा है। वहां पर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पूछ ले तो आपने अवकलन किया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, लेकिन यहाँ तो रेंज में पूछ लिया। तो अपन को क्या करना है, सिंपल
मेरे को ds बाई dt करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसका अगर मैं अवकलन करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है इस तरीके से मैं अवकलन करूंगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये 3 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t इसका अंदर का, और इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0। मैंने बताया ना कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्ट कर दो 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा 6t प्लस 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब t बराबर 1 रखोगे तो आपके पास 6 1 प्लस 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कैसा वेग हुआ, ताक्षणिक वेग हुआ भाई t बराबर 1 सेकंड पर, लेकिन t बराबर 2 सेकंड पर 4 सेकंड। कई बच्चे क्या करते हैं t बराबर 2 लिखते हैं, t बराबर 4 लिखते हैं, और दोनों में से फिर उनको माइनस करके लिख देते हैं और बोल देते हैं कि ये आपका वेग हो जाएगा 2 से 4 सेकंड। ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करते हैं अब सुनिए, अभी मैंने बताया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या है एक रेंज है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के लिए मैं बात करूंगा इसको एक पर्टिकुलर रेंज के लिए बात करूंगा। जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है मतलब छोटा समय नहीं है, एक परास है, इसको परास बोलते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक। तो परास के लिए जब भी बात करेंगे तो इस तरीके के मैं फॉर्मूले यूज करूंगा। तो चलिए एक बार अपन देखते हैं आगे, ठीक है कैसे करेंगे। देखो आप ही इस वाले सवाल के अंदर मेरे से क्या पूछा है कि यार s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, तो t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का निकालिए। तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार मुझे वेग चाहिए, लेकिन जो वेग चाहिए वो कैसा चाहिए, एवरेज चाहिए, मुझे v एवरेज चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको आप ऐसे में लिखो ds बाई dt, इसको ऐसे लिखो डेल्टा s बाई डेल्टा टी। जब ये एवरेज की बात हो जाए तो डेल्टा लगा दो। उसमें हम क्या बोलेंगे भैया s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अभी ये s2 माइनस s1 लिखा है तो सिंपल सी बात आप ऐसे कर लो, इसको ये फाइनल बनाना चाहो तो फाइनल कर लो कि फाइनल ये इनिशियल ये फाइनल ये इनिशियल। तो s2 कौन सा हो जाएगा, जो आपको बाद का होगा। तो पहले मैं क्या बोलूंगा भैया 2 सेकंड के ऊपर मुझे उसकी स्थिति चाहिए, मतलब या s1 की है, मतलब s1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 सेकंड पर, उसकी जो s1 आएगा 4 सेकंड में निकालूंगा तो वो मेरा s2 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू मान लो आप, ठीक है। तो चलिए अपन अपन निकालते हैं कि यार ये 4 सेकंड के ऊपर s की वैल्यू कितनी होगी। तो 4 सेकंड पर मान लेता हूँ, अभी मेरे को 2 से लेकर 4 तक निकालना है। तो ये जो तरीका है मेरा, आगे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास s2। अच्छा वो जो वैल्यू थी मेरे पास उसकी, वो कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। और इसको अपन शुरू करते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, s2 लिखूंगा पहले 4 सेकंड पे निकाल लेता हूँ। 4 सेकंड पे 3 की जगह 4 लिख दो, ये मेरे पास हो जाएगा s2 मान लो, या फिर 4 सेकंड पे s4 मान लो, तो यहाँ पे s4 माइनस s2 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई चौथे सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, वही यहाँ 4 लिख दो या 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस 1 कहने का मतलब वो तरीका है बस बताने का कि यार ये फाइनल है ये इनिशियल है। तो फाइनल कितना है चौथे सेकंड पर, इनिशियल कितना है 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, तो 4 सेकंड में निकाल लो, 4 प्लस 2 फिर ये 4 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास s4 यानी s2 की जो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। माइनस, क्योंकि यही करूंगा मैं s4 माइनस s1, तो s4 निकल गया मेरा चौथे सेकंड पर, जो फाइनल वैल्यू थी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की। फिर पहले की स्थिति निकाले कितने सेकंड में निकलेगी, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में निकाल लो यहाँ से 3, 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या आएगा t2 माइनस t1। तो फाइनल कितना कहाँ से कहाँ तक गया था मैं, 4 से लेकर 2 सेकंड, इतने रेंज का पूछा मुझे वेग। तो अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल दो अपना अपना। ये हो जाएगा 3, ये और चाचू के कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये 2 दूनी 4, 4 3 12 प्लस 4 प्लस 1 और अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो ये 16 3 48 हो गया, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 56 और 57, 57 माइनस ये 12 और 4 16 और 1 17 बटे 2। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 7 ये 40, 40 बटे 2 यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि यार वी एवरेज में और वी इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है। अवकलन मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दे दिया और उसका अगर मैं अवकलन करता हूं जो वैल्यू निकालता हूं तो वो निकलेगी मेरे पास ताक्षणिक वेग। लेकिन अगर मैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी करके निकालता हूं तो वो निकलेगा मेरे पास वी एवरेज। ये बात ध्यान में रखना
बहुत बार बच्चे अटकते हैं इसके अंदर, वो वी एवरेज पूछा जाता है और आप पता नहीं क्या क्या निकाल देते हो उसमें। तो ये बात ध्यान में रखना कि वी अगर एवरेज पूछता है तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करना है, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक झलक अपन एक्सेलरेशन की देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नया टॉपिक है मेरे पास, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। यार त्वरण क्या होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोल दिया मैंने बोला कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठते हो, है ना, और शुरुआत में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी जो वेग होता है वो अचानक से 40 मीटर पर सेकंड या चाल होती है 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, नहीं, आप धीरे धीरे बढ़ती हो, धीरे 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 धीरे। तो आप बोलते हो ना यार एक्सेलेरेटर पे तो पैर दबा, तो एक्सेलेरेटर कर क्या रहा है, वो आपकी हर एक सेकंड में क्या चेंज कर रहा है, आपकी चाल को, यानी आपके वेग को चेंज कर रहा है। तो वो जो परिवर्तन भाई कितनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, एक तो गाड़ी है कि भैया 3 सेकंड के अंदर 100 पे पहुंच गई, एक गाड़ी है जो 10 सेकंड ले रही है या 12 सेकंड ले रही है 100 तक पहुंचने में। तो वो वाली बात हो जाती है कि यार मतलब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा हुआ, जो 3 सेकंड में 100 पे पहुंचे उसका, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एक्सेलरेट हुआ, उसमें वेग में परिवर्तन जो किया उसने बड़ी जल्दी जल्दी कर दिया। तो इसको इससे मतलब उसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं किसको, वेलोसिटी को। जब एक्स में चेंज देखेंगे समय के सापेक्ष, तब वो क्या होगी, वो होगा मेरे पास वेग। लेकिन वेग में जब समय के सापेक्ष वो देखेंगे अपन परिवर्तन, तो वो क्या होगा मेरे पास, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है, वो बोलते हैं एक्सेलरेशन ए, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन आपके पास हो जाएगा t2 माइनस t1, जस्ट लाइक कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वो वेग हो जाता था, लेकिन यहाँ वेग में परिवर्तन देख रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे अपन डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या ये एवरेज वैल्यू होगी, क्यों डेल्टा इस्तेमाल किया है। अगर इसी को मैं छोटी सी वैल्यू के लिए बात करूंगा तो क्या ए इंस्टेंटेनियस निकलेगा मेरे पास, ताक्षणिक त्वरण निकलेगा कि उस समय पर त्वरण कितना था, तो वो आ जाएगा डेल्टा डीवी बाय dt। तो इस तरीके से अपन बात करेंगे कि भैया डेल्टा वी और डेल्टा टी और ये डीवी बाई डी टी क्या फर्क होता है। तो सिंपल अभी अपन को देखो क्या फर्क पता चला कि यार एस था किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मैं एस का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूं तो मेरे पास वेग आएगा, और मैं वेग का अगर समय के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात ध्यान में रखनी है, अगर मैं इसके जगह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इस्तेमाल करता हूं तो मैं इसको वी एवरेज बोलूंगा, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इस्तेमाल करता हूँ उसको, सॉरी डेल्टा एस आएगा यहाँ पे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इस्तेमाल करता हूँ वी एवरेज आएगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इस्तेमाल करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि पहले बात तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बस ऐसे समझना सिंपल आपको कि जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन सवालों को और आगे लेके चलते हैं अपन और देखते हैं आगे क्या क्या सवाल इसमें बनते हैं। चलिए सवाल ये है कि s बराबर दिया जाता है आपका 4t² प्लस 2t से, और आपसे इसे बोला दिया जाए कि t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर क्या निकालिए आप, त्वरण निकालिए, ठीक है, वो आपको नहीं पता। तो आप सोचते यार विस्थापन दे रखा है त्वरण कैसे निकालो, वेग होता तो अवकलन कर देता। तो अपन को दिमाग लगाना है यार कि सर विस्थापन दे रखा है मुझे, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका अवकलन कर देता हूँ तो वेग आ जाएगा, और वेग का अवकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। वही पूरे में से पूछा है। चलिए इसका अवकलन करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पे लिखूंगा मैं एस, तो ये हो जाएगा 4t² प्लस 2t
का इसका मुझे क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। 4t स्क्वायर का करूंगा तो 4 तो बाहर है ही, टी स्क्वायर का करूंगा तो कितना आ जाएगा 2t, और इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2t का हो जाएगा 2, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8t प्लस ये 4 जो है इसी से मल्टीप्लाई है, बाकी नहीं जाना आपको, ये हो जाएगा 4 2 जो 8t हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2, 8t प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। त्वरण में लूंगा, त्वरण आ जाएगा मेरे पास dv बाय dt, तो d बाय dt v की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8t प्लस 2, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखो 8t का करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 8, वो बताए ये t की पावर 1 है तो 1 बाहर आएगा, t की पावर 1 माइनस 1 बचेगा, तो t की पावर 0 की वैल्यू 1 करूंगा तो मेरे पास 80 बचेगा। 2 तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी अवकलन करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 0, तो बचा क्या मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ यूनिट देख लो आप, ये जो वेग था तो उसकी वेग की यूनिट थी वो मीटर पर सेकंड थी, और वेग में अपन ने समय का और डिवाइड कर दिया था तो वो क्या बन गया था त्वरण, तो त्वरण की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो ये अपन डायमेंशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि भाई यूनिट्स किस हिसाब से मेजर करी जाती है। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया को कि मैंने एक्सेलरेशन किस तरीके से निकाला, लेकिन यहाँ बात ये थी कि t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड पर निकालना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स आ गए, यहाँ पर टाइम तो बचा ही नहीं, तो टाइम के अंदर लिखूं क्या, तो इसी के लिए ये वाला सवाल लिया गया था कि आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यार ये क्या है। मान लो यहाँ पर टी क्यूब होता तब यहाँ पर टी बचता, यहाँ पर टी बचता तो टी की वैल्यू रख के अपन अलग अलग वैल्यू आ जाती, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन को अपन मतलब एक कांस्टेंट रफ्तार से, एक नियत रफ्तार से वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ाया और अगले अगले ही सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से बढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है सिस्टम, यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम है। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, अब बोले कि एक सेकंड में बताओ, तो उस पर भी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, वही होगी। और कोई मेरे से पूछे कि ना 2 सेकंड में बताओ, तो 2 सेकंड पर भी वैल्यू मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर समय बचता तो समय कैसे बचता वो भी देख लीजिए आप, कि मान लो एस की जगह कुछ और होता, मान लो एस की जगह आपको दे देता टी क्यूब, और आपसे से बोला जाता कि टी बराबर है ना 1 सेकंड पर निकालिए या 2 सेकंड पर निकालिए, तो आप सिंपल क्या करते, इसका अवकलन करते, ds बाई डी टी निकालते, तो 3 बार आता, ये टी स्क्वायर होता। ठीक है, फिर आप इसका अवकलन करते, मतलब ये वेलोसिटी हो जाता है v, इसका करते dv बाई dt का, तो सिंपल आप क्या करते 3t स्क्वायर का करते तो क्या होता 3, तो ऐसे कैसे रह जाता 2t का कितना हो जाता 2t, t स्क्वायर का 2t हो जाता, ये हो जाता 3 2 6t, तो 6t आ जाता है आपके पास क्या एक्सेलरेशन। अब देखो आपके पास टाइम बच रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 1 सेकंड पर अलग होगा और 2 सेकंड पर अलग होगा, लेकिन वहां बच नहीं रहा था, वहां पर कांस्टेंट वैल्यू आई थी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी 6, टी की जगह पहले 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी की वैल्यू अगर मैं 2 सेकंड रखूंगा तो वैल्यू वहां पर 2 सेकंड आ जाएगी 6 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पहले फर्स्ट सेकंड के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और दूसरे पे जो होगा वो होगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि अवकलन का क्या रोल है हमारे काइनेमेटिक्स के अंदर, किस तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं, यहाँ पर एवरेज भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट आपको यानी जो विस्थापन आपको दे रखा है वो विस्थापन आपको टी के पदों में दे रखा हो। ऐसा नहीं है, क्या बोला मैंने, टी के पदों में, तो टी के पदों में अगर मुझे दे रखा है तो फिर मैं अवकलन कर दूंगा, पहला अवकलन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा वेलोसिटी आएगा, दूसरा अवकलन करूंगा मेरे पास क्या आएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि सर हमें एक्सेलरेशन दे दे और हमसे विस्थापन पूछ ले, तो क्योंकि अभी तो अपने पास सीधा सीधा था कि भाई विस्थापन दे रखा था मेरे को, तो मैं धीरे धीरे इसका अवकलन किया वेग, इसका अवकलन किया त्वरण, लेकिन आपको त्वरण दे दे और पूछे कि ये वाली चीज निकालो, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे समाकलन। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे समाकलन। तो समाकलन का यूज देख लेते हैं अपन कि समाकलन का किस तरीके से यूज होता है, किस किस तरीके से फॉर्मूलेस बनते हैं। चलिए, तो अपन मैं आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूलेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको समाकलन करना होता है। चलिए,
तो पहले समाकलन देखते हैं अपन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यार एक इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, तो सिंपल देखिए आप, इंटीग्रेशन पहले बात तो इंटीग्रेशन का साइन, भाई अवकलन का साइन था डी बाई डी। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होता था, हो सकता था एक्स आए, हो सकता था टी आए, या कुछ भी आए, लेकिन यहाँ का जो साइन होता है वो होगा ये ऐसा सांप जैसा साइन ऐसा, और इसके यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डी, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, जनरली अपन यहाँ पर काइनेमेटिक्स में टी का इस्तेमाल करते हैं तो डी टी, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ रहेगा जिसका मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं लिमिट रखूंगा यहाँ से यहाँ तक। तो पहले विदाउट लिमिट बात करते हैं, फिर लिमिट की बात करते हैं कि यार विदाउट लिमिट कैसा होगा और लिमिट के साथ कैसा होगा। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन सिंपली पहले लेते हैं कि यार जो अगर सिंपल अगर कोई फंक्शन आता है एक्स की पावर एन जैसा, जैसे वहां पर आया था कि एक्स की पावर एन जैसा या टी की पावर एन जैसा आया था, और यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे t लिखता t की पावर n, तो यहाँ पे dt लिखना पड़ता मुझे, लेकिन x लिख रहा हूँ तो x लिखूंगा। तो वेरिएबल जो है वो आप देख लेना, x है तो यहाँ पर x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर x है, तो ये मेरे लिए फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब देखो जैसे n है तो n की वैल्यू मेरे कांस्टेंट होती है ना, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। इसका अगर मुझे समाकलन करना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका होगा x, तो इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। एक कांस्टेंट आता है c, जब भी अवकलन हम समाकलन करते हैं, ये एक स्थिरांक होता है, ये आपको लगाना है, प्लस सी आएगा आपके पास जब इसका आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। लेकिन अगर लिमिट लगी भी रहेगी तो वो बातें अलग हो जाती है, फिर मैं आपको बताऊंगा लिमिट के अंदर किस तरीके से बातें करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यार ये इसका ऐसा होता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात साइन एक्स का देख लेते हैं अपन। साइन एक्स का जब भी आप समाकलन करोगे तो आपके पास आएगा cos x प्लस सी माइनस cos x प्लस सी। ये ध्यान रखना कि sin x dx का जब भी आप समाकलन करोगे तो माइनस cos x प्लस सी आएगा। इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। फिर अगर मान लो आप cos x का करते हो तो इसका आएगा sin x प्लस सी। तो देखो आप ऐसा मान के चलो कि जो अवकलन है ना उसका उल्टा है जैसे समाकलन। जैसे आपने अभी किया था कि जैसे डी बाई डी एक्स था, और मैंने बोला था कि साइन एक्स का अगर आप अवकलन करोगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का आप जब समाकलन करोगे तो आ जाए आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। इसी तरीके से अगर आप मैं बात करूं कॉस एक्स का, जब मैंने अवकलन किया था तो वो आंसर आया था माइनस का साइन एक्स। तो अब मैं साइन एक्स का करूंगा तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, यानी अगर मैं किसी का अवकलन करूं और जो आंसर आया उसको अगर मैं वापस समाकलन कर दूं तो वही आंसर वापस आ जाएगा जो मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या बोलो सर, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। देखो अभी आपको पता है क्या कि यार मेरे पास अगर मैं मतलब समाकलन का तरीका देख लिया आपने, एक्स की पावर एन की लिखते हैं अपन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, सिंपल। तो मान लो आपको अभी ऐसे दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, या ऐसे मान लो आपको वेलोसिटी दे रखी है, आपको वेलोसिटी दे दी और बोल दिया कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 2t प्लस 2, ये मेरे पास आपकी क्या है, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। और आपको ऐसे बोला गया कि यार मुझे है ना 2 सेकंड पर इसका विस्थापन चाहिए और 2 सेकंड पर इसका त्वरण चाहिए। विस्थापन और त्वरण मेरे से पूछा गया और मेरे से बोला गया कि आंसर निकालिए, 2 सेकंड पर निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि यार डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसका अगर मैं अवकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अवकलन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो जस्ट उल्टा करना है, वेलोसिटी का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, विस्थापन,
और एक्सेलरेशन का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। सिंपल। या आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा या आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, विस्थापन था, विस्थापन का मैंने अगर अवकलन किया तो वेग, और वेग का अवकलन किया तो त्वरण। अब मैं मान लो मेरे को ये दे दिया और ये पूछ लिया, तो मेरे को अब उल्टा चलना है। उल्टा चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। डायरेक्ट याद कर लो इस चीज को कि भैया इसका ये एस वी ए होता है और ए वी एस हो जाएगा आपका समाकलन के अंदर। सिंपल सी बात है। ठीक है, फॉर्मूले आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी था आपके 2t+2 है, आपको क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो सिंपल सी क्या बात है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dt के रेस्पेक्ट में करना है, किसका करना है, वेग का करना है, तो v यहाँ लिख दो। ठीक है, तो v कितना है अपने पास, 2t+2 बाय dt। ठीक है, अब देखो इसका जब समाकलन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 तो बाहर हो ही गया। अब t जो है ना, t, तो t का क्या करेंगे, t की पावर 1 लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, अवकलन में आपको बताया था कि t की पावर n का क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, t1+1 अपॉन 1+1 यानी t²/2। तो ये जब वैल्यू हो जाएगी t²/2 की प्लस 2t प्लस c। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तो सीधे समाकलन कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई लिमिट वगैरह कुछ नहीं है, तो आपके पास जो आएगा वो c साथ में आएगा। तो आपको अगर सवाल में दे रखा है कि यार मेरे पास है ना t बराबर 0 पर ये इस जगह पर स्थित था, मान लो यह सवाल में देता साथ में, क्योंकि c की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती। तो वहां पर अपन c की वैल्यू निकालते तो वहां पर एक कंडीशन अपन को अलग से दी हुई होती कि यार c की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो वो या तो ये बोलता है कि है ना t बराबर 0 सेकंड पर मेरे पास जो वस्तु थी वो इस जगह पर स्थित थी, या 2 मीटर पे या 3 मीटर पे या 4 मीटर पर स्थित थी। लेकिन अभी यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला है कि यार कहाँ पर स्थित है, तो c की वैल्यू मैं 0 मान के चलता हूँ। ये आप ध्यान में रखना, अगर आपको दे नहीं रखा है, अगर यहाँ पर्टिकुलर बोल देता कि भाई t बराबर 0 सेकंड पर या शुरुआत के अंदर या इनिशियल स्टेज के ऊपर वो t बराबर 0 पर 2 मीटर पे था, तो फिर आपको यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती और s की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ती, 2। वहां पे आपको c की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको भूल जाइए और c की वैल्यू डायरेक्ट 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो c की वैल्यू अपन 0 मान के चलेंगे, और मैंने बता दिया क्यों मान के चलेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा t² प्लस 2t। ये आपके पास विस्थापन आ गया। आपको पूछा कितने सेकंड पर है, 2 सेकंड पर पूछा है, 2 सेकंड पर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8 मीटर। मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि भाई 2 सेकंड के ऊपर वो 8 मीटर पर था। अच्छा, उसके बाद आपको त्वरण पूछा है, तो सिंपल सी बात आपको पता है कि v आपको दे रखा है, त्वरण के लिए आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो चलिए अवकलन पे जाते हैं अपन। तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2t+2। आपको क्या चाहिए, अवकलन त्वरण चाहिए, तो वेलोसिटी का क्या कर दो, आप अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे इसको हटा दीजिए कि वे तो लिख ही रहा हूँ ना मैं, 2t+2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो 2t का करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2, और 2 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो यानी आपके पास जो त्वरण आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समय से कोई मतलब नहीं, समय कुछ भी हो वैल्यू वही रहेगी। तो t बराबर 2 सेकंड की कोई जरूरत भी नहीं थी, अगर वो नहीं भी देता तो भी आपसे त्वरण पूछता तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर होता है, क्योंकि त्वरण यहाँ पर क्या है, स्थिर है, वो समय के साथ अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि अवकलन और समाकलन का इस्तेमाल करके अपन क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण में संबंध देख सकते हैं। विस्थापन आपको दे रखा है तो उसका अवकलन कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, वेग आ जाएगा, और वेग का अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप त्वरण आपको मान लो त्वरण दे रखा है और आपको विस्थापन पे जाना, तो त्वरण का पहले विस्थापन समाकलन करो तो क्या आएगा, वेग आएगा, और वेग का आप समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, विस्थापन आ जाएगा। जस्ट उल्टा है, यहाँ पर ये इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, भैया विस्थापन से वेग आएगा, वेग से त्वरण आएगा, तो ये अवकलन करते हुए जाएंगे, और जैसे उल्टा जाएंगे तो अपन समाकलन करते हुए जाएंगे। और सी की वैल्यूज का आप जरूर ध्यान रखना कि सी की वैल्यूज निकालने के लिए कई बार सवाल अटका देता है हमें, सी की वैल्यू कई बच्चे 0 रख देते हैं, नहीं, वहाँ पर कंडीशन देखो, कंडीशन दे रखी है तो उसके हिसाब से चलना है, नहीं दे रखी है तो 0 रखना है। ठीक है, तो थैंक यू, अब अपनी अगली क्लास में अपन मिलते हैं।